Assalamu alaikum class. This is your ma'am Miss Adia Qureshi, and today we are going to talk about error-free writing. First of all, I'm going to describe that what is error-free writing. Writing is a kind of skill that requires creative ideas and great command over grammar. If you have both at the same time, no one can deny you as a good writer. But if you're poor in grammar, it makes it tough to convey your ideas in an understandable way. So what you need to look at is what creative ideas do you have? Do you have great command over grammar? Or do you have time to look at both of them at the same time? And if you are poor at grammar, you are not going to be a good writer. Common mistakes while writing tips to counter them. So there are some common mistakes that every person do while writing, so this makes it a faulty writing. So number one is wrong word. They may convey slightly different meaning than your intent. मतलब ये कि जब भी कोई आप वर्ड यूज़ करते हैं तो दो वर्ड्स कभी कभी ऐसे लगता है जैसे एक जैसा मीनिंग देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो वर्ड्स बेसिकली डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. स्लाइटली वो एक दूसरे से मिलते जुलते ज़रूर होते हैं, लेकिन जिस जगह पर आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं वो जगह उनके इस्तेमाल की नहीं होती. दिस इज़ हाउ वी राइट दैट दिस इज़ अ रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ written that compose is a word and comprise is another word. So compose and comprise are two different words which are totally different meaning. So if you use compose instead of comprise or comprise instead of compose, it means that you are using a wrong word. Or you can say that completely wrong meaning. For example, prevaricate instead of procrastinate. सो अगर आप प्रिवेरिकेट यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट तो इसका मतलब ये है कि आप दो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं. एक्चुअली आपको वर्ड भूल गया है जिसकी वजह से आपका कोई और वर्ड माइंड में आ रहा है और इसको आप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. टिप्स टू काउंटर देम, यानी ये जो प्रॉब्लम अभी हमने फेस किया है इसको काउंटर करने का तरीका क्या है. यूज़ योर थिसॉरस एंड स्पेल चेक विद केयर. यानी आपके पास थिसॉरस क्या होता है कि एक जैसे वर्ड्स की डिक्शनरी होती है जिसमें एक ही जैसे वर्ड्स होते हैं और स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स के साथ होते हैं. या फिर ऐसी डिक्शनरी यूज़ करें जिसमें मीनिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू दिए हुए हों. स्पेल चेक आप ज़रूर देखें कि जो वर्ड आप यूज़ करना चाह रहे थे अगर उसके स्पेलिंग्स आपके माइंड से निकल गए तो आप स्पेलिंग्स को चेक कर लें. नंबर टू इज़ अलाउ अ स्पेल चेकर टू करेक्ट स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली. अगर आप कंप्यूटराइज राइटिंग कर रहे हैं, कंपोजिंग कर रहे हैं तो उसमें आप स्पेल चेक को अलाउ कर दें ताकि वो आपके स्पेलिंग्स को ऑटोमेटिकली चेक कर दें. Number second part of faulty writing is missing commas after an introductory element and unnecessary commas. Sometimes it happens that we use the commas at specific instances that is very essential for us. यानी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कॉमा यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉमा का यूज़ वहाँ पर आता है जहाँ पर आप स्लाइड ब्रेक देना चाह रहे होते हैं. तो जहाँ पर आप स्लाइड ब्रेक देना चाह रहे हैं तो किसी की चीज़ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं, वहाँ पर आपको कॉमा यूज़ करना होता है. नंबर टू इज़ पीपल टेंड टू फॉरगेट टू ऐड कॉमास आफ्टर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. यानी जब आपने कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दिया है तो उसके बाद आपने कॉमा देना है वहाँ पर और फिर उसको आगे एक्सप्लेन करना है. यहाँ पर आपने इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दी है तो आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद उसको आपने एक्सप्लेन करना है. सम पीपल टेंड टू ऐड कॉमास एट रैंडम प्लेसेस अननेसेसरीली एज वेल. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉमास को बग़ैर वजह के इस्तेमाल करते हैं. जब आप अननेसेसरी यूज़ करते हैं कॉमा का तो इसका मतलब ये है कि वो कॉमा वहाँ पर यूज़ हो रहा है लेकिन अननेसेसरीली यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से उसकी ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ द रॉन्ग यूज़ ऑफ कॉमा at that place. There is a tip to counter it. Use a comma after every introductory element. यानी आप जब भी कोई इंट्रोड्यूस कराएंगे चीज़ तो आप वहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे. इफ़ द इंट्रोडक्टरी एलिमेंट इज़ वेरी शॉर्ट, स्किप कॉमा. अगर वो इंट्रोडक्टरी एलिमेंट बहुत ही शॉर्ट है, यानी कोई भी चीज़ जिसको आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके लिए जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट है, तो आप कॉमा को स्किप करके एक ही सेंटेंस में उसको कंप्लीट कर दें. डू नॉट यूज़ अ कॉमा बिफोर आ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. यानी ऐसी कंजंक्शंस जो जुमलों को आपस में मिलाती हैं उनके साथ आप कॉमा यूज़ नहीं कर सकते. यानी एंड के बाद आप कॉमा नहीं लगा सकते, बट, फॉर, नॉर, और, सो या येट के बाद आप कॉमास नहीं लगा सकते. ये ऑलरेडी दो चीज़ों को आपस में मिलाने वाली कंजंक्शंस हैं तो यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं हो सकता. नंबर थ्री इज़ वेग प्रोनाउन रेफरेंस.
नंबर 3 इज़ वेग प्रोनाउन रेफरेंस। वेग प्रोनाउन रेफरेंस का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रोनाउन होगा जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन उसका रेफरेंस दिया हुआ होगा। तो समटाइम्स देयर इज़ मोर देन वन एंटीसीडेंट। एक से ज़्यादा नाउन होंगे जो कि प्री एग्जिस्टेंट होंगे, जो कि पहले से मौजूद होंगे, और आप समटाइम्स ऐसा होता है कि पहले नाउन को आप या पहले वाले प्रोनाउन को आप जो है वो बताना चाह रहे होते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स के अंदर, लेकिन क्या होता है कि दे का वर्ड या शी का वर्ड या ही का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा होता है और वो समझ नहीं आ रही होती कि ये पहले से मौजूद मदर के बारे में बात हो रही है या पहले से मौजूद डॉटर के बारे में बात हो रही है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको क्लैरिफाई करना होता है कि द मदर है, द डॉटर है, द सिस्टर है, या कौन सी खातून है जिसके बारे में आप बात करें। अगर आप सिर्फ शी यूज़ करेंगे तो उससे समझ नहीं आएगी। तो ये एक वेग प्रोनाउन का रेफरेंस है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। पीपल टेंड टू यूज़ रॉन्ग प्रोनाउन एट रॉन्ग प्लेसेस। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ही की जगह दे लगा देते हैं, दे की जगह ही लगा देते हैं, या इट की जगह हम दे लगा देते हैं। तो वहाँ पर आप रॉन्गली यूज़ करते हैं प्रोनाउन को, और वो चीज़ जो है वो ठीक वहाँ पे नहीं बैठती और आपकी राइटिंग जो है वो फॉल्टी हो जाती है। टिप्स टू काउंटर दैम: एडिट द सेंटेंस टू मेक द मीनिंग क्लियर। आप अपने सेंटेंस को रीचेक कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं ताकि आप उसका मीनिंग मोर क्लियर कर सकें। Number 4 is spellings. Most common error is spelling error. Spell checkers cannot identify many misspellings. Compound words incorrectly spelled are separated words. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको स्पेलिंग्स नहीं आ रहे होते और आप उसके रॉन्ग स्पेलिंग्स लिख देते हैं, तो वो चीज़ आपकी मिस्टेक बन जाती है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पेल चेक जो होता है वो किसी और लैंग्वेज में लिखे हुए किसी भी वर्ड को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो इस तरह वो स्पेलिंग्स को करेक्ट नहीं कर पाता। कंपाउंड वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो कि दो वर्ड्स होंगे और वो मिलके एक वर्ड बना रहे होंगे, वो इनकरेक्टली स्पेल हो जाते हैं। यानी कभी एल हमने मिस करना होता है, या कभी हमने उसमें कोई एक चीज़ IES जिस तरह लगा हुआ है तो हमने उसको स्पेल को चेक करना होता है कि किस तरह से उसको आपने सेपरेट वर्ड्स के अंदर लिखना है। इस चीज़ को आप जब काउंटर करेंगे तो किस तरह करेंगे कि प्रूफ रीड केयरफुली फॉर एरर्स। आप अपने स्पेलिंग्स को अच्छी तरह चेक करें, रन अ स्पेल चेक इफ़ पॉसिबल। और अगर आपके पास डिक्शनरी है या आपके पास इंटरनेट है और फ़ोन में आपके पास डिक्शनरी है तो आप वहाँ से चेक कर लें, अदरवाइज़ गूगल पे राइट डाउन करें और वहाँ से स्पेलिंग्स को चेक करें। ये चीज़ आपकी प्रूफ रीड कर देगी कि आपने जो स्पेलिंग। Number 5 is unnecessary or missing capitalization. Sometimes people use a capital letter randomly between sentences, and sometimes people capitalize words to emphasize its meanings. यानी होता ये है कि समटाइम्स आपका जिधर दिल चाहता है वहाँ आप कैपिटल लेटर यूज़ कर देते हैं, जहाँ दिल चाहता है वहाँ स्मॉल लेटर यूज़ कर देते हैं। तो यू शुड सी दैट वेयर कैपिटल लेटर्स शुड बी यूज्ड एंड वेयर स्मॉल लेटर्स शुड बी यूज्ड। समटाइम्स पीपल कैपिटलाइज वर्ड्स टू एम्फेसाइज इट्स मीनिंग्स। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप किसी भी चीज़ पर स्ट्रेस आउट करना चाहते हैं तो उसको आप कैपिटलाइज कर देते हैं, तो वो भी रॉन्ग है। आपको चेक करना है कि कैपिटलाइज सिर्फ वो वर्ड्स होंगे जो कि प्रॉपर नाउन्स होंगे, या किसी चीज़ का एब्रीविएशन होगा, या कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम होगा जिसको आप कैपिटलाइज करेंगे। टिप्स टू काउंटर दिस प्रॉब्लम: capitalize only proper nouns and proper adjectives, the first words of the sentences and the important words in the titles. यानी वो वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट है टाइटल्स के अंदर वो कैपिटलाइज होंगे, या फिर सेंटेंस का जो स्टार्ट का फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा, या कोई प्रॉपर एडजेक्टिव है, या पर कोई प्रॉपर नाउन है, ऑल विल बी कैपिटलाइज्ड। सर्टन वर्ड्स इंडिकेटिंग डायरेक्शंस एंड फैमिली रिलेशंस, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, या फिर फैमिली रिलेशंस जैसे ग्रैंडफादर हो गया, या फिर सन हो गया, या फिर कोई और चीज़ जिसको आप मोस्टली इंपॉर्टेंस देना चाहें। व्हेन इन डाउट चेक अ डिक्शनरी, जब आपको डाउट हो तो फिर आप चेक कर सकते हैं डिक्शनरी के क्या ये वर्ड कैपिटलाइज होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। Number 6 is missing words. Sometimes when writing, people skip words by mistake. हम कुछ वर्ड्स बाय मिस्टेक स्किप कर देते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी हैबिट है कि हम लोग मोस्टली वर्ब्स को और हेल्पिंग वर्ब्स को स्किप कर देते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स को बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं, मॉडल वर्ब्स को बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं। वी ट्राई टू कन्वे द मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सो रीड योर वर्क केयरफुली, और यू नीड टू रीड योर वर्क आउट लाउड बिफोर सबमिटिंग इट। Be particularly careful not to omit words from quotations. यानी quotations तो ऐसी चीज़ है जो कि किसी के कहे हुए अल्फाज हैं, और अगर आप इनको जो है वो omit करते हैं या इनके अंदर से words जो है वो निकाल देते हैं तो quotation का मकसद ही ख़त्म हो जाता है।
Number 7 is faulty sentence structure. Now the points are this, that if a sentence starts out with one kind of structure and then ends or changes to another kind, it will confuse the reader. यानी अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है किसी भी पैटर्न के ऊपर और आप उसको बार बार चेंज कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज करता है रीडर को. Tips to counter this problem is mainly to maintain the grammatical pattern within a sentence, and each sentence must have a subject and a verb, and the subjects and the predicates must make sense together. यानी जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट से मैच भी करना चाहिए. अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए. आप जो टेंस यूज़ कर रहे हैं वो टेंस भी जो है वो मेंटेन होना चाहिए आगे, ना कि ये हो कि कभी आप पास्ट में बात करें, कभी आप प्रेजेंट में बात करें, कभी आप फ्यूचर में बात करें, फिर कभी आप पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं. तो दिस विल कंफ्यूज द रीडर दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क दिस राइटर वांट्स टू प्रेजेंट टू हिम. और ये भी चीज़ जो है वो बार बार फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएगी कि टेंसेज में बार बार फ्लक्चुएशन आ जाती है इससे और मीनिंग कन्वे नहीं होता ठीक से. Number 8 is unnecessary or missing apostrophe including its and its. यानी इस चीज़ को कैसे काउंटर करना है. टू मेक अ नाउन पोजेसिव एड ईदर एन apostrophe और एन एस. अगर आप किसी भी नाउन को पोजेसिव बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें apostrophe या फिर एस लगाना होता है. फॉर एग्जांपल जैक्स फ़ोन यानी जैक का फ़ोन, और एन apostrophe अलोन जैसे द गर्ल्स हॉस्टल यानी लड़कियों का हॉस्टल. तो जैक्स का फ़ोन में अपोस्ट्रोफी एस से पहले लगा क्योंकि जैक सिंगुलर था, ठीक है. और अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो लड़कियों का हॉस्टल, तो इसमें गर्ल्स तो हॉस्टल नहीं लगा सकते ना, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था कि गर्ल्स में द गर्ल्स तो आ गया, लड़कियों का हॉस्टल आ गया. अब ये लड़कियों का, तो इसके बाद हम गर्ल्स के स्पेलिंग लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद दोबारा एस नहीं लगा सकती क्योंकि ऑलरेडी गर्ल्स के अंदर एक दफ़ा पहले ही एस लगा हुआ है. तो इसके लिए दोबारा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपोस्ट्रोफी को एंड पे लगा देंगे. Now next is do not use an apostrophe in the possessive pronouns ours, yours and hers. ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, हमें एप्लीकेशंस में भी देखते हैं, लेटर्स में भी देखते हैं, yours faithfully, yours truly, तो उसमें apostrophe s लगाया हुआ होता है. This is a very common mistake which everybody do. Number 9 is missing or unnecessary hyphen. Tips to counter it. A compound adjective requires a hyphen when it modifies a noun that allows it. अब कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है. कंपाउंड एडजेक्टिव इस तरह से होता है कि आप एक या दो वर्ड्स को आपस में मिलाकर लिखते हैं. जैसे अगर हमने बोलना हो कि शी स्पीक्स इंग्लिश, तो हम शी स्पीक्स इंग्लिश एक सेंटेंस नॉर्मली लिख देंगे. लेकिन हम अगर बोलेंगे कि शी इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल, तो इंग्लिश स्पीकिंग में हम इंग्लिश के बाद हाइफन लगाकर स्पीकिंग लगा देंगे और उसके बाद लिख देंगे गर्ल. हाइफन क्या होता है, एक छोटी सी डैश होती है जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम आती है. अ टू वर्ड वर्ब शुड नॉट बी हाइफनेटेड. वो कहते हैं कि अगर टू वर्ड वर्ब है तो इसको आपने हाइफनेटेड नहीं करना, यानी इसके दरमियान में डैश नहीं लगाना. अब टू वर्ड वर्ब क्या होता है. टू वर्ड वर्ब होता है बेसिकली जहाँ पर एक वर्ब होगा यानी कोई एक्शन वर्ड होगा और उसके साथ कोई ना कोई प्रपोजिशन लगी हुई होगी. जैसे टेक अवे है, गिव अवे है, या पुल डाउन है, या टेक ऑफ है. तो इसमें आपने टेक के बाद ऑफ लगाते वक्त क्या करना है, ये टेक ऑफ एक ही वर्ड बनेगा लेकिन इसमें हाइफन नहीं लगेगा. Number 10 is abbreviations. In official writings, use of personal abbreviations lose meanings of the word sense. यानी अगर आप official writing लिख रहे हैं और उसके आप अंदर क्या कर रहे हैं कि उसके personals के abbreviations यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं वो इस चीज़ का मीनिंग जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसकी सेंस जो है वो लूज़ हो जाती है. तो आपने क्या करना है, जब ऑफिशियल राइटिंग्स लिखनी है तो आपने एब्रीविएशंस नहीं लिखने बल्कि टोटल उनको क्लियरली पूरा का पूरा जो है वो कंपनी का नाम लिखना है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है. डू नॉट यूज़ दी एब्रीविएशंस अनलेस यू नो देम. यानी आप उस वक्त तक एब्रीविएशंस यूज़ ना करें जब तक आप उनका सही का सही वर्ड्स वाला मीनिंग नहीं जानते. Now the conclusion of this whole exercise is this, that you need to check your content. जो भी आपने काम लिखा है उसको आपने अच्छे से चेक करना है. Revise the larger aspects of the डॉक्यूमेंट. आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसके एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज करें. मेक श्योर ऑल योर आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स आर इंक्लूडेड. सारे आइडियाज़ जो आपके माइंड में थे क्रिएटिव राइटिंग के लिए वो सारे इंक्लूड हो गए हैं. नाउ यू हैव टू रिसाइट इट. आफ्टर you have finished writing, read your piece aloud to yourself. This helps you with grammar and also allows you to identify wrong word placement, gaps, missing information and repetitive words. अगर आप खुद से इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कहाँ पर किस चीज़ में जो है वो फॉल्ट है, किस चीज़
में कुछ मिसिंग है, किस चीज़ में कुछ ऐड करना है, कहाँ पर कोई गैप आ रहा है, कहाँ पर कोई वर्ड मिस हो गया है, कहाँ पर कोई वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. So this is all for today, and this will help you to improve your improve your creative writing, and this will also help you to evaluate some writing paragraphs as well. So thank you so much for right now, and we are going to talk about it in detail in the class. Allah Hafiz.